लास्ट वीडियो में हमने वो सारे फैक्टर्स जो कि किसी जगह की फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो से अब हम फॉरेस्ट के बारे में स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट होते हैं और किस तरीके से वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स? क्या आपने कभी सोचा है कि जो जंगल हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? Forests are renewable resources and play a major role in enhancing the quality of environment. अब जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। हमने पुरानी क्लासेस में दो तरीके के जो रिसोर्सेज हैं वो पढ़े हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड दूसरे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अपने आप को एक तरीके से रिन्यू कर लेते हैं। अगर वो एक बार खत्म हो जाते हैं तो वापस से वो नए आ जाते हैं, पैदा हो जाते हैं या वो जनरेट हो सकते हैं वापस से। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार अगर खत्म हुए तो फिर वो खत्म ही हो जाएंगे। उन्हें रिप्लेनिश होने में, उन्हें वापस से बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट, अगर आप एक पेड़ को काटते हो और उसी पेड़ का अगर आप बीज लगा दोगे तो कुछ ही टाइम में क्या होगा, दूसरा नया पेड़ जो है वो आ जाएगा। बट वहीं अगर हमने ज़मीन में से पानी निकालना शुरू कर दिया और उसको गंदा करा, उसको एकदम खराब पानी करके उसको वेस्ट कर दिया, तो क्या वो खराब पानी जो है उसको हम वापस से नया बना पाएंगे? क्या नया पानी और आ सकता है? नहीं। पानी जितना धरती पे आज से करोड़ों साल पहले था उतना ही आज भी रहने वाला है। ठीक है। इसी तरीके से जो हम कोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, कोल हो गया, हम आयरन ओर वगैरह ये सब ज़मीन में से निकालते हैं, तो ये कैसे रिसोर्सेज हैं? ये वो वाले रिसोर्सेज हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, क्योंकि अगर ये एक बार निकले तो इन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लगने वाले हैं। बट जैसे कि सनलाइट हो गया, ये रिसोर्स कैसा है? तो रिन्यूएबल रिसोर्स है। सनलाइट हमें पता है आनी ही है, आनी है, इसका खत्म होने का जो है कोई वो नहीं है। और दूसरा, अगर ये आज सनलाइट आई है तो कल फिर से आ जाएगी। तो इस तरीके से कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो वापस से बन पाते हैं जल्दी से, आसानी से, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो वापस से रिप्लेनिश नहीं हो पाते, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। तो जो फॉरेस्ट हैं वो कैसे हैं? रिन्यूएबल हैं, वो वापस से बन जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल इरोजन, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, provide livelihood for many communities and offer panoramic or scenic view for recreation. तो फॉरेस्ट क्या करते हैं? फॉरेस्ट जो हैं वो एनवायरनमेंट की क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा घने फॉरेस्ट होंगे उतनी ज़्यादा जो है एयर प्योर होगी, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने वाली है, उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन के कारण बारिश जो है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। जो सॉइल है उसको पकड़ के रखती है जो पेड़ की जड़ें हैं। मतलब पेड़ की जड़ें क्या करती हैं? वो एक तरीके से जैसे हमारा हाथ जो है किसी चीज को पकड़ लेता है, इसी तरीके से पेड़ की जड़ें जो हैं वो जमीन पे जो मिट्टी है उसको जकड़ के रखती हैं और सॉइल इरोजन होने से रोकती हैं। लोकल क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते हैं वो मैंने बताया आपको कि अगर ज़्यादा घने जंगल होंगे उसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन मतलब एक तरीके से पेड़ों में से पानी हवा में जाना, एवोपरेट होना। उससे क्या होगा? बारिश होगी। साथ ही साथ जितने घने जंगल होंगे उतना ज़्यादा जो धूप का असर है वो भी नहीं पड़ेगा, छाँव रहेगी, ठंडा मौसम रहेगा हल्का सा जिस एरिया में घने जंगल होंगे या घने पेड़ होंगे। स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट करते हैं। जो जंगल होते हैं वो जो नदी वगैरह बह रही होती है उसको रेगुलेट करने में मदद करते हैं। सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं या यूं कहें जो काम चल रहे हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं, वो जंगलों पे डिपेंड करते हैं। प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज एंड ऑफर पेनोरमिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन। बहुत सारी जो हमारी कम्युनिटीज हैं, मान लो हमारे जो ट्राइबल पीपल हैं, उनको ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करती हैं, इनको आजीविका प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि जंगलों पे वो अपना जीवन निर्भर करके रखे हुए हैं। वो लोग पूरे तरीके से अपने खाने पीने रहने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? जंगलों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे पेपर इंडस्ट्री हो गई। तो पेपर इंडस्ट्री को बनने के लिए क्या चाहिए? पेपर इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो लकड़ियां होती हैं वो चाहिए, लॉग चाहिए। ठीक है। अब पेड़ के जो लॉग हैं वो कहाँ से आएंगे? पेड़ की जो लकड़ियां हैं वो जंगलों से आएंगी। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं। और साथ ही साथ जंगल क्या करते हैं? जंगल हमें बहुत ही सुंदर सा व्यू जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो मन को शांति देने वाला सीन है वो प्रोवाइड करते हैं। दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेन। तो यह भी हमने डिस्कस कर ही लिया कि
मान लो बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो अगर उस बहुत तेज़ हवा चलने के बीच में कुछ पेड़ आ जाएँगे, घना-सा जंगल आ जाएगा, तो उस हवा की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी, ठीक है? मान लो बहुत तेज़ तूफ़ान आने वाला है, तो जो पेड़ हैं, जो घना जंगल है, वो क्या करेगा, उस तूफ़ान की स्पीड को रोक देगा और जो लोग हैं, उन पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, अगर बहुत ज़्यादा धूप वगैरह है, तो उससे क्या होगा, पेड़ों की वजह से हम देखते हैं छाँव आती है। अगर आप किसी चिलचिलाती धूप में चल रहे हो और रोड पे आप चले जा रहे हो और दोनों तरफ कोई भी पेड़ नहीं है, तो जैसे ही कोई पेड़ आएगा तो देखना अचानक से बहुत ठंडा महसूस होगा, ठीक है? पूरे पेड़ पे पूरे रोड पे मान लो कहीं पे भी जो पेड़ हैं वो नहीं थे, चिलचिलाती धूप जो है सीधा रोड पे पड़ रही थी और बहुत गर्मी हो रही थी। थोड़ी ही दूर जाके आप देखते हो दोनों तरफ पेड़ हैं और एकदम छाँव बन रही है, रोड पे एकदम छाँव आ रही है, तो बहुत ही ठंडा सा महसूस होगा। इस तरीके से टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं फॉरेस्ट, और जो रेन है वो लाने में मदद करते हैं। पेड़ जो है वो बारिश लाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। अब जब पेड़ होते हैं तो उनकी पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो भी झड़ती हैं। अब जब पेड़ों की पत्तियां झड़ती हैं जमीन पे, तो धीरे धीरे करके वो जो पत्तियां हैं वो डिकम्पोज होती हैं और ह्यूमस जो है वो बन जाती हैं। सॉइल में जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो उससे क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, और ह्यूमस जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए। और इसी तरीके से बहुत सारे जानवर जो हैं, कीड़े-मकोड़े आपको पेड़ पे देखने मिलेंगे, बर्ड्स आपको पेड़ पे देखने मिलेंगी, बर्ड्स जो हैं वो अपना नेस्ट बनाती हैं। तो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ के लिए भी शेल्टर का काम जंगल प्रोवाइड करते हैं। घने-घने जंगलों में हमें अलग-अलग तरीके के जानवर जो हैं वो दिखाई देते हैं। जो जानवर हैं वो हमारी तरह से बिल्डिंग्स में तो रहते नहीं हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो तो जंगलों में ही रहते हैं, राइट? So India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors such as the growing demand for cultivated land, development of industries and mining, urbanization and overgrazing of pastures. अब इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन मतलब ऐसी वेजिटेशन जो खुद से उगी है, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। अब ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये बहुत ज़्यादा चेंजेस से होकर गुजरी है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। क्यों चेंजेस आए हैं? बहुत सारे कारणों की वजह से। जैसे कि ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टीवेटेड लैंड। अब जैसे-जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे क्या होगा, खाने के लिए भी डिमांड बढ़ेगी। लोग भूखे तो रहेंगे नहीं। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर जनता ज़्यादा होती जा रही है, तो वो ज़्यादा खाने की, पीने की, ज़्यादा रिसोर्सेज़ की डिमांड करेंगे। अब जब लोग ज़्यादा खाने की डिमांड करेंगे, तो जो फार्मर्स हैं उनको क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें। अब ज़्यादा खेती करने से क्या होगा, जंगलों को काटना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन कहाँ से लाएँगे? तो लोग क्या करते हैं, वो जो जंगल हैं उन्हें काट देते हैं और वहाँ पे खेती करने लगते हैं। इस तरीके से जो जंगल हैं वो कम होते जा रहे हैं कल्टीवेशन के कारण। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइज़ेशन बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से जो हमारे जंगल हैं वो कम होते जा रहे हैं। जैसे-जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, जंगल कम हो रहे हैं, क्योंकि ज़मीन तो लिमिटेड है ना, ज़मीन बढ़ नहीं सकती, जितनी ज़मीन है उतनी ही रहेगी। तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। अब जहाँ पे जंगल हैं, वहाँ पे धीरे-धीरे करके लोग जो हैं उन जंगलों को काटते जा रहे हैं और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ लगाते जा रहे हैं। माइनिंग जो है, माइनिंग मतलब जैसे ज़मीन में से कुछ भी निकालना, आयरन ओर वगैरह हो गया, कोल की माइनिंग होती है। तो ज़मीन में से जब इन चीज़ों को निकाला जाता है, इसकी वजह से जो जंगल हैं, वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि बड़े-बड़े जो जंगल हैं उनको काटा जाता है ताकि वहाँ पे माइनिंग हो सके, और इससे बहुत सारे जो जानवर हैं उनकी लाइफ़ को भी खतरा होता है, क्योंकि जंगलों में ही तो जानवर रह रहे हैं। और जब जंगलों को काट दिया जाएगा तो वहाँ के जो जानवर हैं वो भी बेघर हो जाएंगे। अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पैस्चर्स। अब सब कुछ जो है वो ज़मीन से रिलेटेड है और पॉपुलेशन से रिलेटेड है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे वो खाने पीने के साथ साथ रहने के लिए भी तो जगह ढूंढेंगे कि हमें और ज़्यादा जगह पे रहना है। अब जब हम गाँव वाले इलाके की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें बड़े ही खुले-खुले से घर देखने मिलते हैं, और बल्कि ऐसा दिखता है कि हर घर में 2-4 पेड़ होते हैं, हर घर के आँगन में। बट वहीं जब हम अर्बनाइज़ेशन की बात करते हैं, तो वहाँ सब कुछ बहुत कंजेस्टेड होता है, वहाँ मुश्किल ही कुछ-कुछ जगहें तो ऐसी होती हैं, जहाँ आपको दूर-दूर तक एक भी पेड़ नहीं देखने मिलेगा। सिर्फ़ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से जिस तरीके से हम अर्बनाइज़ेशन की तरफ, शहरीकरण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे जो जंगल हैं, वो कम हो रहे हैं। और ओवर ग्रेज़िंग ऑफ पैस्चर्स। पैस्चर ऐसे बड़े-बड़े मैदान होते हैं जहाँ पे घास वगैरह उगी होती है, जिसे कि जो जानवर हैं वो खा सकें, चारा जो है वो खा सकें। तो ओवर ग्रेजिंग ऑफ पैस्चर्स मतलब जब ऐसे मैदानों को बहुत ही बड़े लेवल पे जानवर खाते जाएंगे, मान लो कोई गाय भैंस जो है वो रेगुलरली
बहुत ही बड़े लेवल पे किसी मैदान में जाती हैं और वहाँ की घास को खा रही हैं, तो धीरे-धीरे करके क्या होगा, वो जो पूरा मैदान है वो खाली हो जाएगा, सारी घास वहाँ से खत्म हो जाएगी। तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी जो हमारे वेजिटेशन है वो अफेक्ट हो रही है, कम हो रही है। The vegetation cover of India in large parts is no more natural in the real sense. अब अगर हम इंडिया में जो वेजिटेशन कवर है, जो हरियाली है, उसकी बात करें, तो भारत का ज़्यादातर हिस्सा ऐसा है जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन जो है वो बहुत ही कम है। मतलब कि ज़्यादातर हिस्से में ऐसी वेजिटेशन है जिसमें कि ह्यूमन इंटरफेरेंस है। बहुत कम ऐसी वेजिटेशन है जहाँ पे पेड़ वेड़ जो है वो खुद से उगे हैं बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के। Except in some inaccessible regions like Himalayas, the hilly regions of central India, and the Marusthali, the vegetation in most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy. तो कुछ ऐसे इलाकों को छोड़कर जो बिल्कुल ही इनएक्सेसिबल हैं, इनएक्सेसिबल मतलब जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता, ऐसे जगहों को छोड़कर ऐसे कौन सी जगह हैं जहाँ पे हम आसानी से नहीं पहुँच सकते, जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता? जैसे कि हिमालयाज़, जो हिमालयाज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती। वहाँ पे जो पेड़-पौधे हैं वो अपने आप उग रहे हैं। साथ ही साथ जो सेंट्रल इंडिया है, हमारा मध्य प्रदेश वगैरह वाला एरिया है, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे हिली रीजन्स हैं, जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। तो वहाँ के जंगल भी अपने आप उगे हुए हैं, वहाँ की वेजिटेशन को हम नेचुरल वेजिटेशन कह सकते हैं। इसी तरीके से मरुस्थली, मरुस्थल क्या होता है, जो डेजर्ट वाला इलाका होता है, जो रेगिस्तान होता है, वहाँ की भी जो वेजिटेशन है वो भी हमें नेचुरल वेजिटेशन काफ़ी हद तक देखने मिलती है। अब इन सभी इनएक्सेसिबल इलाकों को छोड़कर काफ़ी हद तक जो दूसरा हिस्सा बचता है इंडिया में, वो ऐसा है जहाँ पे ह्यूमंस ने वेजिटेशन को मॉडिफाई कर चुका है, छेड़छानी कर चुकी है वेजिटेशन के साथ, या फिर जो वहाँ की वेजिटेशन है वो ह्यूमन ऑक्यूपेंसी की वजह से डिग्रेड हो चुकी है, कम हो चुकी है। मतलब मोटे-मोटे तौर पे कहें तो इंडिया में बहुत ही कम ऐसा हिस्सा है जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, और जहाँ जो दूसरा बड़ा हिस्सा है इंडिया में वो ऐसा है जहाँ पे जो वेजिटेशन है वो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से हुई है, उसमें ह्यूमंस ने कुछ ना कुछ तो छेड़खानी की है। So according to India State of Forest Report 2019, the forest cover in India is 21.67%. तो 2019 की जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है, चाहे नेचुरल चाहे ह्यूमन इंटरफेरेंस वाला, पूरा जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 21.67% है। अब ये जो परसेंटेज है ये बहुत ही कम है, क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो आइडियल एरिया होना चाहिए किसी भी जगह पे फॉरेस्ट कवर के अंडर, वो 33% होना चाहिए। मतलब कि किसी भी एरिया का 33% जो है वो उस पर कम से कम जंगल होने चाहिए। बट इंडिया में कितना है, 21.67%, जो कि अभी बहुत कम है। हम 33% से भी काफ़ी दूर हैं। जब हम 33% फॉरेस्ट कवर एरिया अचीव करेंगे तब जाके हम कहेंगे कि हाँ, इंडिया में ठीक ठाक जंगल हैं। बट ये जो जंगल हैं वो धीरे धीरे करके कम ही होते जा रहे हैं, और ये जो परसेंटेज है ये गिरती ही जा रही है। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट जो 33% वाला मार्क है उसे तो बनाए रखें, ताकि हमारी जो खुद की लाइफ है वो खतरे में ना पड़े। अब यहाँ पे आपको एक तरीके से ग्राफ सा दे रखा है जिसमें आपको ये बताया गया है कि इंडिया में किस स्टेट में कितना परसेंटेज जो है वो एरिया जंगल से कवर है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो मिजोरम ऐसा स्टेट है जहाँ पे परसेंटेज वाइज जो जंगल हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है ये 2013 एंड 14 वाला है, तो रिसेंट जो डेटा है वो हो सकता है इससे थोड़ा अलग हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये नोट कर लेते हैं, यहाँ पे एरिया इन परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब कैसे, मान लो एक ये छोटी सी जगह है और ये एक बहुत बड़ी जगह है। ठीक है, अब इस बड़ी जगह के अंदर इस छोटी एरिया जितना, बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़ा एरिया जो है उसमें जंगल है, मान लो उसमें फॉरेस्ट है। बट ये जो एरिया है ये सिर्फ 10% है। इस पूरे बड़े एरिया का इतना सा जो एरिया है ये सिर्फ 10% है। ठीक है, और इसका ये 10% जो है वो इससे भी बड़ा है, इस छोटे टुकड़े से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, बट इस छोटे टुकड़े में मान लो इतने एरिया में, इतने पूरे एरिया में जंगल है, मान लो 90%, इस एरिया के 90% में क्या है, जंगल है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो हम कहेंगे परसेंटेज वाइज इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा जंगल है।
बट अगर हम एरिया वाइज कहेंगे तो हम कहेंगे ये वाला जो एरिया है इसमें एरिया वाइज ज़्यादा जंगल है, बट परसेंटेज वाइज कम है क्योंकि इसका तो परसेंटेज सिर्फ 10% है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम समझे तो मिजोरम जो है वो ऐसा स्टेट है जिसमें परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा जंगल है। बट अगर हम एरिया वाइज बात करें तो जो मध्य प्रदेश है उसमें एरिया वाइज सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा ऐसा एरिया है जो कि जंगल से कवर है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अलग अलग तरीके के जंगलों की, फॉरेस्ट की बात करने वाले हैं कि धरती पे किस तरीके से अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट होते हैं और इंडिया में स्पेसिफिकली किस किस तरीके के फॉरेस्ट हमें देखने मिलेंगे।